Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance Kota. So today I am going to discuss the solution of NSEJS स्टेज 1 के फिजिक्स के सॉल्यूशन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो बेसिकली फिजिक्स में आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होते हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन होता है सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 4 मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चन होते हैं. तो वन बाय वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके सॉल्यूशन को. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन. The first question of physics was that figure 1 to 5, there are 5 figure shows graphical representation of motion in one dimension. Here S, V, A and T represent the displacement, velocity, the acceleration and the time respectively. Means the abbreviation used for the displacement is S, for velocity is V and for acceleration is A and for time is T. तो आपको बताना that कि विच ऑफ द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. इसमें से कौन सा, इन 5 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को. तो देखो यूनिफॉर्म मोशन मींस व्हाट. इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैं बात करूं तो दैट इज द मोशन इन विच द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल. तो यू कैन सी फ्रॉम दैट द डिस्प्लेसमेंट, दिस ग्राफ शोज दैट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बॉडी विल बी इक्वल. So this option is correct option. तो option B is the correct one. क्लियर है ना. तो फर्स्ट ऑप्शन के कौन से ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट के क्वेश्चन के, दैट ऑप्शन बी ओनली 2. नेक्स्ट, that 3 identical electric bulb A, B, C having a specification of 60 watt. मीन्स इस बल्ब का जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है पावर, दैट पावर इज 60 watt एंड 220 वोल्ट. मीन्स पावर रेटिंग जो की गई है वो कितने पे की गई है, 220 वोल्ट पे की गई है. आर कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई एज सोन. और वो 220 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्ट भी करा गया है. द टोटल पावर डिसिपेटेड इन 3 बल्ब इज क्लोज टू. अब बोल रहा है ये तीनों बल्ब को व्हेन वी आर कनेक्टिंग दिस 3 बल्ब इन डिफरेंट अरेंजमेंट, तो इनमें टोटल पावर जो हो रहा है डिसिपेट वो कितना हो रहा है. तो वी कैन सी दैट ये बल्ब सी एंड बल्ब बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल कनेक्शन है. तो देखो आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है. तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन पी. क्लियर है ना. अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है. तो वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट. देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. आपने अभी देखा था कि R कितना आया था, R आया था दैट इज V स्क्वायर अपॉन P. ठीक है. तो देखो R आया था V स्क्वायर अपॉन P, तो इसकी वैल्यू पुट करो दैट इज क्या होगा P अपॉन V स्क्वायर प्लस P अपॉन V स्क्वायर व्हाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2. दोनों की एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, V स्क्वायर into 2p, है ना. while adding you will get that is 2p upon v square. this is 1 upon r equivalent, है ना. तो r equivalent की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, that is r equivalent is equal to p square upon 2p. अब मेरे को ये r equivalent किसके किसके बीच में मिल गया, that r equivalent मिल गया मेरे को इन दोनों के बीच का, बी और सी के बीच का. अब बी और सी के बीच का मिल गया मींस ये दोनों किस में कनेक्टेड, अगेन ए से सीरीज में कनेक्टेड होंगे. तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो देखो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो अगेन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन दैट आर इक्विवेलेंट बिकम व्हाट, दैट इज आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आया, मैं इसको आर डैश लिखता हूँ, वो कितना होगा वी स्क्वायर अपॉन 2p प्लस एक और ऐड करेंगे किसके लिए, सीरीज के लिए, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन p विच इज नथिंग बट दैट इज 2p. एलसीएम आ जाएगा 2p एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे देखो 2p एलसीएम आ जाएगा v स्क्वायर प्लस दैट इज 2v स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3v स्क्वायर अपॉन 2p. ये क्या आ गया आर इक्विवेलेंट टोटल आप बोल सकते हो सर्किट का. वी नो दैट पावर आपको मालूम है दैट फॉर्मूला ऑफ पावर इज पावर इन टर्म्स ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस. तो v स्क्वायर अपॉन r. तो r कौन सा यूज करोगे, R equivalent dash total resistance of the circuit. तो total resistance means V square is V square. V square means जो आपने कनेक्ट करा था सेम 220 वोल्ट का ही बोला था. That's why I'm not putting the value of V. ठीक है ना, वो V की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ.
तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर की जगह पे क्या पुट करोगे 3v² इंटू 2p। क्लियर है ना। तो देखो ये v स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 इंटू आपको पावर दे रखा था, आप क्वेश्चन में अगर देखोगे तो पावर एक बल्ब का दे रखा था, वो पावर कितना था 60 वॉट का। अब वैल्यू पुट करो 60 वॉट, दैट यहाँ पे 2 इंटू मैंने वी को कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपको मिल जाएगा 20, विच इज नथिंग बट 2 इंटू 20 विच विल गिव यू 40 वॉट। ये मेरा पावर आ गया। मैंने क्या करा, दो बल्ब को सी और बी को कनेक्ट करा पैरेलल में, तो पैरेलल से आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। उसके बाद वो दोनों ए के साथ सीरीज में कनेक्टेड थे तो उनका आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। मेरे को मालूम है पावर का फॉर्मूला होता वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू इसलिए नहीं पुट करा क्योंकि दोनों में पावर रेटिंग में भी 220 वोल्ट दे रखा था और यहाँ अप्लाई किया भी था वो भी 220 वोल्ट दे रखा था। वी को कैंसिल कर दिया, पावर आ गया 40 वॉट। विच ऑप्शन इज 40 वॉट? देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये दोनों आपके पैरेलल में थे, उसके साथ ये सीरीज में था। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू डिक्रीज इट रेडियस बाय 0.15%। द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज। तो देखो एक कॉपर वायर को क्या किया गया, स्ट्रेच किया गया, और कितने, उसको इस तरीके से किया गया सो दैट कि उसकी रेजिस्टेंस, अब सपोज मान लो मेरे पास पेन है, मैंने इसको स्ट्रेच करा तो इसकी क्या होगी, लेंथ इंक्रीज होगा बट इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगी, मींस रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कितना डिक्रीज कर रहा, 0.15%। तो देखो अब मैं सॉल्यूशन को देखता हूं, दैट इज न्यू रेजिस्टेंस, सॉरी न्यू रेडियस, वो न्यू रेडियस क्या होगा, डिक्रीज हो गया ओल्डर वन से, आर इज द ओल्डर रेजिस्टेंस, ओल्डर रेडियस। ठीक है, तो R माइनस 0.15% ऑफ R। आप इसको परसेंट को हटाओगे तो मालूम है आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता, मींस R माइनस 0.15 डिवाइडेड बाई 100 R। while solving 100 minus 0.15 you will get 99.85 R upon 100. This is new radius. अगर मैं न्यू एरिया की बात करूं, अगर मेरे पास वायर है, इफ दिस इज वायर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मींस हैविंग रेडियस आर हैविंग लेंथ एल, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी और इसकी रेजिस्टिविटी है रो, तो रो एल अपॉन ए। बट इसको क्या कर दिया गया, स्ट्रेच किया गया। स्ट्रेच मींस इसे स्ट्रेच करके कुछ इस तरीके से, तो इसकी न्यू लेंथ होगी एल डैश, न्यू एरिया होगा ए डैश, न्यू रेडियस होगा आर डैश, और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा। और इसकी मैं न्यू रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश। क्लियर है ना। तो देखो अब न्यू मेरे को रेडियस मिल गया, अब न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया दैट इज ए डैश। देखो न्यू एरिया को मैंने ए डैश से लिखा, ए डैश इज इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश का स्क्वायर करोगे तो व्हाट यू विल गेट, पाई आर का आर स्क्वायर। ठीक है, 9.85 इंटू 9.85, 99.85 इंटू 99.85 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, दिस विल बी द न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया, ओल्डर एरिया, एरिया को मैं लिख सकता हूं ना पाई आर स्क्वायर, और एरिया डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई आर डैश स्क्वायर। तो देखो यहां पे मेरे को एरिया मिल जाएगा, एरिया डैश क्या मिल जाएगा, दैट इज 99.85 इंटू 99.85 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 एरिया। ठीक है, ये एरिया डैश आ गया। अब आपको मालूम है कि जो इसका वॉल्यूम होगा, जो भी इसका वॉल्यूम होगा ये भी उसका सेम वॉल्यूम होगा। मतलब मैंने मटेरियल को ना रिमूव करा है ना ही ऐड करा, तो क्या होगा, मैं यहां से लिख सकता हूं v डैश इज इक्वल टू v, मींस a डैश l डैश इज इक्वल टू a l। अब a डैश की वैल्यू यहां पे आपने कैलकुलेट कर रखा, दैट इज 99.85 इंटू 99.85 डिवाइडेड बाई 10,000, क्लियर है, इंटू ए।
इंटू लेंथ इंटू एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है? एरिया से एरिया कैंसिल होगा, एल डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाई 99.85 इंटू 99.85। क्लियर है? ये एल डैश की वैल्यू आ गई। अब मेरे को चाहिए क्या? ये रेजिस्टेंस चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? आर डैश इज इक्वल टू रो, एल डैश की वैल्यू देखो मैंने कैलकुलेट कर रखा, दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाई 99.85 इंटू 99.85। ठीक है, यही है ना एल डैश, इंटू यहाँ पे एक एल होगा और वो एल लिख दो, डिवाइडेड बाई एरिया। न्यू एरिया को देखो मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है? 99.85 इंटू 99.85 डिवाइडेड बाई 10,000। क्लियर है ना? और एरिया आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई दैट आपको आर डैश मिल जाएगा, दैट इज रो एल बाई ए इंटू 1.006। क्लियर है ना? मीन्स आर डैश की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? दैट इज 1.006 ऑफ आर। मेरे को आर डैश की वैल्यू मिल गई, आर का वैल्यू मेरे को पता है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरे को परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस और इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये क्या देगा? दैट इज आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। दिस विल गिव यू इन परसेंट, 100 से मल्टीप्लाई करा मतलब परसेंट में मिलने वाला। तो ये क्या होगा? 1.006 आर माइनस आर divided by r into 100, you will get the value 0.6% while solving this। r कैंसिल हो जाएगा, देखो ये r इसमें भी है, इसमें भी 1 माइनस 0.006, you will get the value 0.6%। which option is 0.6%? ऑप्शन C। that's why option C is the correct option। क्लियर है ना? तो this is the solution of question number 3rd। now moving to next question। The speed of sound in air is directly proportional to square root of absolute temperature of air keeping other parameter constant। In question it is given that other parameter को आपको क्या करना है? constant रखना है। ठीक है ना? The speed of sound in air at 273 Kelvin is and 1 atmospheric pressure is 332 meter per second। means we have given V naught is 332 meter per second and at that temperature T naught is 273 Kelvin। After that, on a clear day when the temperature in the laboratory was 27 degree temperature, means the temperature when clear day, जब clear day था तो temperature थोड़ा increase करा और वो कितना हो गया? that is 27 degree centigrade। An experiment was performed to measure the speed of sound in air in laboratory and the measured value comes out to be 352 मीटर पर सेकेंड। मीन्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो मिला वो कितना मिला? 352 मीटर पर सेकेंड। मीन्स दैट इज द स्पीड। द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट, अब पूछ रहा हूं व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट। तो वी नो दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। ठीक है, मीन्स वेलोसिटी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं रूट ओवर ऑफ द टेम्परेचर मैंने लिख रखा यहाँ पे, तो इसका एक्सप्रेशन आता है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और वो क्या आता है? दैट इज v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 0.61 ऑफ t। दैट टेम्परेचर मस्ट बी इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको देखो क्वेश्चन में देखोगे दैट v नॉट की वैल्यू दे रखा है 332 प्लस 0.61 और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है v की वैल्यू। तो while calculating this v value you will get, while solving this expression you will get 348.47 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था वो था 352
मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछा क्या यहाँ पे क्या एरर आ रहे, परसेंटेज एरर। तो वी नो दैट परसेंटेज एरर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी इनटू 100, दिस विल गिव यू द परसेंटेज एरर। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी 352 आया था हमारा एक्सपेरिमेंटली, और अभी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 348.47 डिवाइडेड बाई दैट 348.47 into 100. While solving this value, you will get 1.002%, and you can see the option 1.002%, which is nearly equal to 1.15%. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना किस तरीके से मैंने सॉल्व करा, दैट वी का रिलेशन निकाला विथ टेम्परेचर, और मैंने उस टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल लिया। देन आफ्टर दैट हमारे एक्सपेरिमेंट से जो आया था उसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा और परसेंटेज चेंज को निकाल लिया। तो दिस इज द सॉल्यूशन 1.002%। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन बी, दैट इज 1.15%। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन फाइन मॉर्निंग मिस्टर रवि विजिटेड गांधी पार्क। ठीक है, सुबह सुबह की बात है जब मिस्टर गांधी वो कहां पहुंचे थे, गार्डन। ठीक है, विथ हिज ग्रैंडसन, पार्क पहुंचे थे विथ ग्रैंडसन। व्हेन ही वाज जस्ट ऑन अ ब्रिज ओवर द लेक, मींस नदी के ऊपर ब्रिज थी वहां पे जस्ट वो पहुंचे थे। एंड ओल्ड वुडन टॉय जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड, और उनके हाथ पे क्या था, एक वुडन टॉय था जो कि उनके हाथ से गिर गया। गिर गया मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गया। उन्होंने फेंका नहीं, गिर गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। द टॉय वेंट स्ट्रेट डाउन टू हिट द सरफेस ऑफ काम वाटर, अब काम वाटर के ऊपर वो गिर गया टॉय। देन सिंक इनटू द वाटर टू द सर्टेन डेप्थ, और वो कुछ अंदर पानी में कुछ अंदर तक चला गया। ठीक है, देन sink into the water to certain depth below the water surface and return back due to upthrust of water to the hand of Mr. Ravi, और फिर वो वापिस आ गया रवि के हाथ पे। क्लियर है ना, पानी में गिरने के बाद फिर वो वापिस रवि के हाथ पे आ गया। रवि इन द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट वाज ड्रॉप्ड, जहां पे रवि था वहीं पे, मींस जैसे ही पानी पे गिरा मींस स्ट्रेट वन डायमेंशनल मोशन हुआ उस टॉय का, फिर वापिस वो उसके हाथ पे ही आ गया। क्लियर है, एज्यूमिंग दिस पोजीशन टू बी हाइट ऑफ 19.6 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, और वो रवि का जो हाथ की जो पोजीशन थी वाटर के सरफेस से 19.6 मीटर ऊपर थे। क्लियर है, नाउ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ टॉय टू बी जस्ट हाफ द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ द लेक। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि लेक, ठीक है, ये लेक और इसके ऊपर की जो हाइट थी वो हाइट कितनी थी, 19.6। ठीक है ना, ये हाइट कितनी थी, 19.6 मीटर। क्लियर है ना, और जब ये डेंसिटी, अब वाटर की डेंसिटी को मैंने रो एज्यूम किया, वाटर में गिरा, और डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड टॉय उसकी क्या थी, 2, हाफ द डेंसिटी। ठीक है ना, अगर मैं इसे डी रो डैश बोल दूं तो रो डैश की वैल्यू कितनी थी, रो डैश की वैल्यू थी रो बाई 2। ठीक है, रो डैश, या मैं सॉलिड बोल दूं दैट इज रो अपॉन 2, हाफ दे रखा। क्लियर है, टॉय की जस्ट डेंसिटी हाफ ऑफ द वाटर थी। द टोटल टाइम इन विच टॉय रिसीव बैक टू हैंड ऑफ मिस्टर रवि, उसे आपको कैलकुलेट करना। मतलब रवि के हाथ से टॉय गिरा, पानी में गया, पानी में जाने के बाद कुछ वेलोसिटी तक गया, कुछ डेप्थ तक गया, फिर डेप्थ से वापस आया, फिर रवि के हाथ पे आ गया। तो आपको बताना टोटल टाइम इस ड्यूरेशन में कितना लगा। क्लियर है ना, और क्वेश्चन में दे रखा है जो रवि का हाथ था, मींस जहां से टॉय ड्रॉप हुआ, दैट हाइट फ्रॉम द सरफेस इज 19.6 मीटर, और दूसरा कंडीशन दे रखा है कि टॉय की डेंसिटी क्या थी, हाफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर थी। तो कैलकुलेट करना आपको टोटल टाइम जब वो रिसीव करा, जब उसके हाथ से ड्रॉप हुआ और फिर वापस रिसीव करा। तो देखो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन को देखते हैं, सबसे पहले ये लेक मैंने बना दिया। ठीक है ना, ये वाटर की डेंसिटी को मैंने रो बोला है। अब सपोज मान लो ये टॉय है, टॉय की डेंसिटी को रो अपॉन 2, हाफ द डेंसिटी ऑफ वाटर क्वेश्चन में दे रखा, और यहां से जो ड्रॉप हुआ है इसकी हाइट दे रखा है 19.6 मीटर। क्लियर है,
और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि उसके जस्ट हाथ से क्या हुआ गिरा है ना। तो देखो जैसे यहां पे गिरेगा इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगा, पहुंचने के बाद सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और वो वेलोसिटी क्या होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, मीन्स 2 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितना दे रखा है 19.6। while calculating this value you will get 19.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जब सरफेस को हिट करेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस 19.6 मीटर होगा। अब 19.6 मीटर होगा, वापिस उसके हाथ पे गया तो सेम वेलोसिटी से गया होगा तभी वहां तक पहुंचेगा। अगर कुछ वेलोसिटी में थोड़ा सा भी स्लाइटली डिक्रीज होगा तो हाथ तक तो नहीं आएगा। मींस ऊपर जाने की भी वेलोसिटी कितनी होगी 19.6 मीटर, और दोनों में जो एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ वो जी ही लग रहा है। इस टाइम वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा। मतलब मेरे को पता चला यहां से यहां तक आने में जो टाइम लग रहा होगा वही यहां से यहां तक भी जाने में टाइम लग रहा होगा, मीन सरफेस से टॉप तक। तो मैं इस यहां से यहां तक की टाइम को कैलकुलेट कर लूं तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ऊपर का टाइम पता लग जाएगा। तो देखो v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम। आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी कितना आया 19.6 इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है दैट इज 9.81 इनटू टाइम। while solving you will get the value of time is 2 सेकेंड। मीन्स यहां इसकी एक्सीलरेशन जी, ऊपर जाते वक्त भी जी, यहां से यहां आया 2 सेकेंड लगा, फिर जाने में 2 सेकेंड लगा। मतलब मेरे को ऊपर का जर्नी का टोटल टाइम पता लग गया। क्या पता लगा 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब मैं वाटर की बात करता हूं। वाटर में क्या लग रहा, सपोज इस जगह पे ब्लॉक है, ठीक है, मैं ब्लॉक की डायग्राम बनाता हूं। ब्लॉक में नीचे लग रहा होगा उसका वेट दैट इज इक्वल टू mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा लिक्विड के वजह से बायोन फोर्स दैट वी कॉल्ड अप थ्रस्ट। अब देखो ब्लॉक नीचे की तरफ क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तभी तो वो रुका, फिर उसके बाद ऊपर एक्सीलरेट करने लगा। मेरे को पता लग जाए कि नीचे जाने वक्त उसकी रिटार्डेशन क्या थी और ऊपर आते वक्त उसकी एक्सीलरेशन क्या थी, तो बात बन जाएगी। मींस मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू दैट इज अप थ्रस्ट माइनस mg। क्लियर है। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन दैट इज अप थ्रस्ट माइनस mg। अब थ्रस्ट को क्या लिखते हो, देखो वॉल्यूम, जो भी इसका v वॉल्यूम होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। मींस वॉल्यूम ऑफ दैट इमर्स पार्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, माइनस मास को क्या लिखते हो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बट यहां पे डेंसिटी क्या होगा ρ/2, हाफ डेंसिटी बोला ना, ठीक है ना, इनटू ρv इंटू जी डिवाइडेड बाई, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं एक्सीलरेशन मेरे को चाहिए तो एक्सीलरेशन यहां पे ले आया, मास को यहां पे ले आता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे को एक्सप्रेशन मिलने वाला क्या, मास को मैं क्या लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो v ρg माइनस ρv(g/2) डिवाइडेड बाई मास इज इक्वल टू डेंसिटी, किसकी डेंसिटी इसकी, तो दैट इज ρ/2 इंटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम ये वॉल्यूम कट गया। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 ρg माइनस ρg डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2/ρ। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रो दोनों में है तो रो कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे बच गया एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ गया दैट इज 2g माइनस g विच इज नथिंग बट g। अब इस केस में भी आप देखोगे ना तो एक्सीलरेशन वाटर के अंदर जो आ रहा है वो g आ रहा, मतलब जब ब्लॉक नीचे जा रहा है तो g एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा, मतलब रिटार्ड हो रहा। जब ब्लॉक ऊपर जा रहा तो g लग रहा तभी उसकी वेलोसिटी बढ़ रहा, तो अब थ्रस्ट की वजह से जो लग रहा है एक्सीलरेशन g, ऊपर भी एक्सीलरेशन g था तो ऊपर के जर्नी में 2 सेकेंड लगा, नीचे आने में 2 सेकेंड, ऊपर जाने में, तो नीचे के भी जर्नी में तो एक्सीलरेशन सेम हो रहा है g के इक्वल।
तो इसमें भी क्या होगा, 2 सेकेंड नीचे आने में लगेगा, 2 सेकेंड ऊपर, तो टोटल टाइम विल बी दैट इज 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये किसके लिए हो गया, लिक्विड के लिए हो गया। और ये किसके लिए था, इसको मैं टी डैश बोल दूं, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी प्लस टी डैश विच इज 4 + 4 विच इज 8 सेकेंड, ठीक है ना। तो 8 सेकेंड इज द ऑप्शन। तो देखते हैं 8 सेकेंड कौन सी ऑप्शन है। 8 सेकेंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, तो 8 सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दे रखा, 2 प्लेन मिरर OA एंड OB, दिस इज प्लेन मिरर 1 एंड दिस इज OB, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ये थीटा पे इंक्लाइंड है, चलो ठीक है, सोन इन फिगर। अ रे लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू BO। अब देखो एक लाइट आई जो कि पैरेलल इस BO मिरर से पैरेलल है, देखो आ भी रही है, स्ट्राइक टू मिरर OA एट पॉइंट P पे स्ट्राइक करा, क्लियर है ना। नाउ इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर OA, अब इससे रिफ्लेक्शन होगी, मिरर से तो रिफ्लेक्शन होती है, होगा जरूर, एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर OB, अब इसकी लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पे स्ट्राइक करेगी। अब इस पे स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली ये भी मिरर है, इससे भी रिफ्लेक्ट होगा, और बोल रहा रिफ्लेक्टेड फ्रॉम OB, देन द रे फाइनली इमर्जेस पैरेलल टू OA। अब बोल रहा इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया कि ये जो रे निकली ना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट OB, वो क्या है, इससे पैरेलल हो गई, मींस दिस इज जो इमर्जेस रे थी वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई दैट OA के। अब देखो पैरेलल हो गई, अब क्या पूछा, वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। अब ये दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये थीटा मींस अगर मैं इस मिरर की बात करूं तो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस एंगल ऑफ दिस इज ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये थीटा हो गया। अब देखो ये लाइन पैरेलल थी, ये जो रे आ रही थी जो मिरर OA को स्ट्राइक की, ये पैरेलल है किसके, OB के, तो ये पैरेलल है, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल लाइन और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो जब ये थीटा हो गई तो ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है इस मिरर के लिए OA के लिए, तो ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। अब देखो आप ट्रायंगल बन रहा, सपोज ट्रायंगल XYZ में बोलूं तो ट्रायंगल XYZ, इस ट्रायंगल में देखो सम ऑफ थ्री साइड सॉरी एंगल ऑफ थ्री साइड, ठीक है ना, एंगल ऑफ थ्री दैट कितने होने चाहिए, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, तो ये कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए, तो दिस इज 3 थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 विच इज नथिंग बट 60 डिग्री। विच ऑप्शन इज 60 डिग्री, क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इज व्हाट, आप किसी वायर को, एनामेल्ड वायर को क्या करते हो, लपेटते हो, उसको वाउंड अप करते हो इन फॉर्म ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है ना, तो दैट इज सोलेनॉइड। अब इसकी लेंथ दे रखी 2 मीटर दे रखी, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा, और इसका नंबर ऑफ टर्न है 2000 पर मीटर, एक मीटर में 2000 का टर्न है, कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज मैक्सिमम एट विच पॉइंट, ठीक है, देखो पॉइंट P दे रखा, A दे रखा, O दे रखा, C दे रखा। वी नो दैट इन सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और इनसाइड दैट इज म्यू नॉट NI, और एट द एज ये क्या है, इनसाइड, ठीक है, और एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है हाफ म्यू नॉट NI। तो देखो एंड में हाफ हो गया, मतलब ये वाला तो एलिमिनेट हो गया, सेंटर में होता म्यू नॉट NI, और साइड तो जीरो होता, मींस दिस वैल्यू इज हैविंग मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो कहां पे, दिस ऑप्शन इज
O at the center of the solenoid. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? सोलेनॉइड पे मैक्सिमम कहाँ होता है? सेंटर पे होता है, इनसाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैंक विथ अ स्क्वायर बेस ऑफ एरिया। देखो एक टैंक दे रखा है, इसकी स्क्वायर बेस है और इसका एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है दैट इज 2 मीटर। एरिया दे रखा 2 मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पार्टीशन, और उसमें पार्टीशन कर दिए गए। मतलब दो भाई में लड़ाई होती तो दीवार को कैसे आधा कर देते हैं, बस वही काम किया गया। दो भाई में लड़ाई हो गई है, दीवार को आधा कर दिया गया। अब क्या बोल रहा, मिडिल से आधे आधे, कोई भाई को ज्यादा भी नहीं मिला कम भी नहीं मिला, हाफ ऑफ मिले दोनों को। द बॉटम ऑफ द पोर्शन हैज स्मॉलर हिंग डोर एरिया। अब बोल रहा है कि दोनों भाई में थोड़ी बातचीत हो, इसलिए क्या किया गया है कि बॉटम में, ठीक है ना, बॉटम में क्या किया गया, यहाँ पे छोटा सा डोर की तरह रखा गया, ओपन डोर। क्लियर है ना? नाउ ओपन डोर रखा गया है और उसकी जो एरिया दे रखा है, इस वाले छोटे वाले का मैं एरिया ले रहा हूँ स्मॉल ए से, और वो एरिया कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर इन वन कंपार्टमेंट एंड लिक्विड इज रिलेटिव डेंसिटी इन अदर कंपार्टमेंट। मतलब इसमें वाटर दे रखा, वाटर की डेंसिटी को मैंने रो ले लिया, ठीक है, और दूसरे में दे रखा है दैट इज जिसकी रिलेटिव डेंसिटी है 1.8, मींस दैट इज इसकी डेंसिटी को रो डैश में बोल रहा हूं और वो कितना 1/8 ऑफ रो। क्लियर है? मींस डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इन दोनों में जो लिक्विड फिल किए गए हैं वो लिक्विड की हाइट भी दे रखी, दोनों में सेम हाइट तक फिल किया गया और वो हाइट कितनी है 5 मीटर तक। क्लियर है? द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज इज अप्रोक्सीमेटली। अब इस डोर को, अब आपको मालूम है यहाँ बेस पे है तो इस पे प्रेशर कुछ लगेगा, सपोज इस पे प्रेशर लग रहा है P2 और इस वाले पे P1। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और हाइट पे, हाइट या डेप्थ आप बोल दो, बेटर इज डेप्थ। क्लियर है? रो जी डी मैं लिख दूं, चलो डी डेप्थ। तो जितना नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, तो दोनों की डेप्थ तो सेम है 5 मीटर, जी दोनों के लिए सेम है, बट डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है ना, 1.8 जो दे रखा 1.8 ऑफ दैट रिलेटिव डेंसिटी, उसकी ज्यादा, मतलब मेरे को पता P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 ग्रेटर होगा P1 से। तो देखो अब आपको फोर्स निकालना, कितना फोर्स लगेगा सो दैट कि वो वहां पे इक्विलिब्रियम पे रह जाए, डोर बंद रहे। तो देखो आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, दैट इज P2 माइनस P1, यही नेट प्रेशर होगा इनटू दैट एरिया। और एरिया कौन सा लोगे आप, एरिया लोगे छोटे वाले गेट का, इस वाले एरिया का, मींस दैट इज P इनटू एरिया। एक्सीलरेशन नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि मैंने ए से स्मॉल ए से डिनोट कर रखा। अब ये सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू क्या होगी, रो जी और रो डैश होगा जी डी माइनस रो जी डी, है ना, रो डैश मैंने लिख रखा है, इनटू एरिया, सारे की वैल्यू पुट कर दो। रो डैश की वैल्यू क्या होगी, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी 1.8 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, डेप्थ इज 5 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 इनटू जी, वैल्यू ऑफ जी इज दैट इज 9.8, यहाँ पे जी इज मिसिंग, ठीक है ना, यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ, इनटू जी की वैल्यू 9.81 इनटू डी इज 5, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया है, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर -4। सारे वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 39.2। फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो न्यूटन, विच इज ऑप्शन सी 39 न्यूटन। क्लियर है? 39.2 विच ऑप्शन इज 39 न्यूटन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron is projected horizontally towards the east in uniform magnetic field B। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, ईस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, मींस वेलोसिटी इज इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ईस्ट।
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, नॉर्थ की तरफ, बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ये मेरे को बताना है। अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ मतलब फोर्स किधर लगा, नॉर्थ की तरफ, तभी उधर डिफ्लेक्ट हुआ, और वेलोसिटी था ईस्ट की तरफ। तो मेरे को बताना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। वी नो दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विच इज वैलिड फॉर द पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए वैलिड है, तो मिडिल फिंगर वेलोसिटी को बताता, थंब किसको बताता, फोर्स को बताता। तो देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो फोर फिंगर बता रहा अंदर की तरफ बता रहा, बट ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, बट दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो ये किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट इज अपवर्ड। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सर सीवी रमन अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट ऑन February 28, 1928. ही रिसीव्ड 1930 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस डिस्कवरी। उन्होंने नोबेल प्राइज उनको मिला डिस्कवरी के लिए। क्लियर है ना। द रमन इफेक्ट इज द डिस्कवरी ऑफ, रमन इफेक्ट किसकी डिस्कवरी थी, दैट इज इन इलेक्ट्रिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की थी रमन इफेक्ट। क्लियर है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। देखो एक पार्टिकल है जिसकी मास है कितनी, 0.3 kg, और वो मूव करना स्टार्ट करता है कहां से, रेस्ट से। रेस्ट से मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इन वन डायमेंशन अंडर द फोर्स डिलीवर कांस्टेंट पावर, और वो फोर्स की वजह से क्या होता है, पावर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है, 1.5 वॉट। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी, अब कुछ टाइम के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो हो जाती 15 जूल, है ना। तो बोल रहा है ये 15 जूल हो रही है आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद ये 15 जूल होगी। तो वी नो दैट रिलेशन, दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या करा, 0 कर दिया। दिस और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखा 15, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, दिस इज पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू 15। पावर दे रखा, पावर इज 1.5 इंटू टी इज इक्वल टू 15। तो टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेकेंड। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 1.5 यू विल गेट 10 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना, 10 सेकेंड यू विल गेट द आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉली ऑफ मास 200 kg, एक ट्रॉली है, ठीक है, जिसकी मास दे रखी है, मास ऑफ ट्रॉली इज 200 kg। नाउ कैरिंग अ सैंड बैग ऑफ मास 20 kg, और इसके ऊपर क्या है, एक बैग है जिसकी मास दे रखी, मास मतलब उसमें सैंड पार्टिकल भरे हुए, ठीक है ना, सैंड की पार्टिकल भरी हुई, उस पर कितना मास दे रखा है, 20 kg। मीन्स मैं सिस्टम की बात करूं तो 220 kg होगा मास। मूविंग इन फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल ट्रैक, है ना, फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे वो मूव कर रहा, फ्रिक्शन वहां पे नहीं है, विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड जो दे रखा वेलोसिटी दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मीटर पर सेकेंड में तो कितना होगा, 36 इंटू 5/18। वाइल सॉल्विंग यू विल गेट दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। नाउ सॉरी दैट इज 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड ना, देखो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, इंटू 2 एंड 5 इंटू 2 इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, ये बैग को ना, नाउ द सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द बैग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रॉली। अब ये सैंड पार्टिकल इससे लीक करना स्टार्ट करे बैग से, और ट्रॉली पे गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसकी जो रेट थी गिरने की वो थी 0.04 kg
per second means that is dm upon dt. What is the speed of trolley after entire sand bag is empty? अब जब सारा सैंड गिर जाएगा मीन्स 20 kg जब गिर जाएगा ट्रॉली के ऊपर तो उसकी स्पीड क्या होगी? वी नो दैट कि इस ट्रॉली पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, मीन्स दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ट्रॉली इज 0 और सारे ट्रॉली का मास भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सैंड पार्टिकल गिरने के बाद ट्रॉली पे ही गिर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज 0। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम भी होगा, मतलब मास तो सेम रह रहा, वेलोसिटी भी सेम होगा, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वही क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी भी होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्लियर है? क्योंकि मास में भी चेंज नहीं आ रहा, कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स भी एब्सेंट है, तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, a particle initially at rest at origin start moving under the acceleration along a positive direction. The acceleration versus time graph is shown in figure. The displacement and the velocity of the particle after 6 seconds are. तो देखो acceleration time graph दे रखा, we know that area of the acceleration time graph gives the velocity time graph। तो यहां से मेरे को इस ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल जाएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ की एरिया मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ देने वाला। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं, दैट इज एरिया ऑफ दिस ए एंड बी पार्ट देखा जाए, ठीक है, दिस ए एंड बी, व्हाट इज एरिया, दैट इज 4 into 3 प्लस इस एरिया को सम करो तो ये कितना होगा, दैट इज देखो नीचे वेलोसिटी कितना 6 और वो माइनस में है, इनटू टाइम कितना है 1, तो ये देखो एरिया दैट इज 12 माइनस 6 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? तो वेलोसिटी मेरे को मिल गया क्या, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? मीन्स वेलोसिटी कहां तक गया, 12 तक गया, देन आफ्टर दैट वो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा। तो अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाता हूं, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, इससे वेलोसिटी टाइम को ग्राफ बनाता हूं। तो देखो अप टू 12 दैट वेलोसिटी विल इंक्रीज। नाउ आफ्टर 12, ठीक है, ये कितना टाइम लगेगा, इसको होने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, है ना। नाउ आफ्टर दैट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है कितने टाइम के बाद, दैट आफ्टर 3 और 2 5, और वो कहां तक डिक्रीज कर रही है -6, मीन्स दैट अप टू दिस वैल्यू -6, ठीक है ना, मीन्स दैट नेगेटिव साइन शोइंग द डायरेक्शन, एक्चुअली नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा, तो ये 6 तक डिक्रीज कर गया, मीन्स दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मेरे को वेलोसिटी पता लग गया 6 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए में 6 है और बी में 6 है, मेरे को अब क्या निकालना है, दैट डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट, विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालो, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा, दैट इज एरिया, ठीक है, दैट एरिया हमें बेसिकली एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस देखो कितना है, दैट इज 3, हाइट कितना है 12, प्लस दिस रेक्टेंगल दैट इज 2 into 12 प्लस दैट एरिया ऑफ half into that 6 plus 12, that is 6 plus 12 into 1, ठीक है, सारे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 51 मीटर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा 51 मीटर, और वेलोसिटी क्या मिला है 6 मीटर पर सेकेंड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? सॉल्व करने के बाद आपको 51 मीटर मिलने वाले हैं, और दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 51 मीटर, और वेलोसिटी जो है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, gravitational potential energy of a system of two particles of masses m1 and m2 separated by distance r is given by u is equal to minus g1 g m1 into m2 divided by r,
वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब मेरे को बता रखा है कि दो मासेस है जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उनका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस जी m1 m2 अपॉन r, और जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कंसिडर टू स्टार ईच ऑफ मास m, दो स्टार हमें कंसिडर करना जिनकी मास m इनिशियली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और जो d डिस्टेंस पे सेपरेटेड था और वो रेस्ट पे थे। दिस टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और वो दोनों स्टार धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करें। द स्टार कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड मोशन इज एज्यूम टू बी नॉन रियलिस्टिक, ठीक है ना, as the measured from the laboratory frame. The speed of each star where they are at distance of d/2 apart from each other. अब बता रहा है कि d/2 डिस्टेंस पे जब आ गए तो उनकी स्पीड क्या होगी। तो देखो सॉल्यूशन, इनिशियली m इज द मास ऑफ फर्स्ट स्टार, m इज द मास ऑफ सेकेंड स्टार, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था d था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में क्या होगी, माइनस जी m1 m m2 m डिवाइडेड बाई d, यही था फॉर्मूला। अब थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इनके बीच का सेपरेशन हो गया d/2, मास वही है। अब इनका जो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा क्या, जी m m डिवाइडेड बाय d/2, विच इज नथिंग बट 2 minus 2 g m m divided by d. We know that initial energy, that total energy must be equal to final energy. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ initial potential energy plus initial kinetic energy must be equal to final potential energy plus final kinetic energy, ठीक है। और ये पूरे सिस्टम की बात हो रही है, ये पूरे सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इनिशियली क्या होगा, माइनस जी एम एम अपॉन डी, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, स्टार्टिंग में जीरो, इज इक्वल टू दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 जी एम एम अपॉन डी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक के लिए बट दो हैं, तो दो मासेस के लिए, सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट इज डिवाइडेड बाई 2। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जी एम एम बाई डी से होगा, तो दिस विल यू विल गिव द गेट द वैल्यू जी एम एम अपॉन डी इज इक्वल टू दैट इज एम वी स्क्वायर। ये एम कैंसिल हो गया, तो वैल्यू दैट वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन डी, you will get the value under root gm upon d. Which option is correct option? That option A is the correct option. Clear है ना। Now next question, देखो next question क्या, an engine approaches to vertical cliff with a constant speed 72 किलोमीटर पर आवर। एक यहाँ पे क्लिफ है, ठीक है, और कोई इंजन है जो कि इधर आ रहा, और उसकी वेलोसिटी क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो दैट यू विल गेट 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 20 मीटर पर सेकेंड से इधर क्लिप की तरफ आ रहा। व्हेन द इंजन इज एट डिस्टेंस ऑफ 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करने पे कितने आएंगे, दैट इज 700 मीटर। तो यहाँ से 700 मीटर के जब डिस्टेंस पे था तो उसने क्या करा, ब्लो विशिल, और वो विशिल बजाया। द ड्राइवर हियर द इको आफ्टर टाइम टी, और वो ड्राइवर कितने टाइम के बाद इको उसको सुनाई देगा। तो देखो जिस टाइम के बाद सुनाई देगा उतने टाइम में ये क्या होगा, आगे चला जाएगा, ठीक है, आगे चला जाएगा, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होगा, ठीक है। अब ये कार जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया है, दैट इज, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कितना होगा, दैट इज, एक तो चला वो 700 मीटर आगे की तरफ, बट पीछे साउंड जो चला पीछे वो कितना चला, दैट इज स्ट्राइक करने के बाद 700 तो चला नहीं, क्योंकि v इंटू टी से वो आगे भी बढ़ चुका है, तो माइनस दैट इज कितना होगा, 700 माइनस 20 इंटू टी डिवाइडेड बाई दैट
टाइम मैं निकाल रहा हूँ तो डिवाइडेड बाय, या टाइम को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूँ ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज वेलोसिटी दे रखा साउंड की 330, ठीक है। अब यहां से देखो टाइम इज इक्वल टू आएगा 700 प्लस 700 माइनस 20t, सारे से जीरो को कैंसिल कर दो, ठीक है, एक जीरो सारे से जीरो कैंसिल कर दो, 70 प्लस 70 इज 140 माइनस 2t इज इक्वल टू 33t, तो आपको मिल जाएगा 140 इज इक्वल टू 35t, और t की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने पे मिलेगा, दैट इज 35 डिवाइडेड बाई 40 मीन्स 140 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, मीन्स 4 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, 4 सेकेंड के बाद क्या होगा, उसको फिर से इको सुनाई देगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेसल कंटेन अ लिक्विड 1 ऑफ डेंसिटी 0.8 मीन्स डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड ओवर अ लिक्विड 2 ऑफ डेंसिटी 13.6, और दूसरा का डेंसिटी दे रखा 13.6 ग्राम पर सीसी। क्लियर है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है 13.6, तो वो नीचे रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहने वाला। टू लिक्विड आर इमिसिबल, ऑब्वियसली द होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर float with half of its volume immersed in liquid 1 and other liquid 2, the density of the material of the sphere in gram per cc cube। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, दो लिक्विड डाले हुए हैं, ठीक है, दो लिक्विड डाले हुए हैं, तो देखो दो लिक्विड, और इसमें जो स्फीयर है कुछ इस तरीके का, मीन्स ऊपर हाफ वॉल्यूम नीचे हाफ वॉल्यूम, और ऊपर की डेंसिटी क्या है ρ1, नीचे की डेंसिटी ρ2, मीन्स अब थ्रस्ट लगने वाले हैं U2 और इसके वजह से U1, और नीचे क्या होगा वेट होगा mg। अब देखो कंडीशन वहीं पे स्टैटिक कंडीशन है, मीन्स क्या होगा नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, मीन्स mg मस्ट बी इक्वल टू दैट इज U1 प्लस U2, अपथ्रस्ट ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड, अपथ्रस्ट ड्यू टू सेकेंड लिक्विड। अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज V इंटू रो, कौन सा रो को ले रहा हूं ρ1, ρ1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.8 इंटू जी प्लस V बाई 2 ρ2 इंटू जी, और मास इंटू जी को एज इट इज लिखो, मास को क्या लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी किसकी होगी दैट डेंसिटी ऑफ दैट स्फीयर, तो ये मेरे को निकालना है डेंसिटी ऑफ स्फीयर, और डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड मैंने लिख दिया उसे, और यहां पे वॉल्यूम दैट इज V। क्लियर है ना, अब सारे की वैल्यू पुट कर, जी से पहले तो जी को सारे को कैंसिल कर दो, V बाई 2, ठीक है, V से यहाँ V कैंसिल हो रहा है, देखो V और V, तो V को कैंसिल ही कर दो एक ही बार में, सो दैट की इक्वेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए। तो क्या होगा ρ1 अपॉन 2, तो ρ1 की वैल्यू कितनी है 0.8 अपॉन 2, प्लस ρ2 की वैल्यू कितनी है 13.6 डिवाइडेड बाई 2, और ये होगा डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड बॉडी। क्लियर है ना, वो मटेरियल वो स्फीयर की सॉलिड, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2 0.4, और 13.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट यू विल गेट 6.8, व्हाइल एडिंग यू विल गेट 7.2, और ये किस में आएगा ग्राम पर सीसी क्यूब, ठीक है, तो 7.2 ग्राम पर सीसी। क्लियर है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यही है ना, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा, जो 16 क्वेश्चन टोटल, उनके सॉल्यूशन जो अभी तक हमने देखा उसमें सिंगल चॉइस ऑप्शन थे, मींस सिंगल करेक्ट ऑप्शन थे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होगा, मींस हमें सारे सॉल्यूशन के जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको चेक करना होगा 1 बाई 1। क्लियर है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 ब्लॉक M1 एंड M2 ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg। M1 कौन सा है, ये है, तो इसकी मास दे रखी 3 kg, ठीक है, ये ब्लॉक है M1,
और इसकी मास दे रखी है 3 kg और ये पुली से कनेक्टेड है, यू कैन सी ये पुली से कनेक्टेड है और इसके बीच में यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, दैट स्प्रिंग जो कि रीड करेगा आपकी बैलेंस स्प्रिंग जो बोलते हो ना, बेसिकली रीड करता टेंशन को कि कितने उस पर फोर्स लग रहे, देन आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय जी मास की वैल्यू बताएगी। तो ये यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ और उसकी स्प्रिंग बैलेंस का जो नेम है दैट इज B1। देन आफ्टर दैट इस स्प्रिंग बैलेंस से एक पार्ट से मास कनेक्टेड है दैट इज M2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 6 kg। क्लियर है नाउ? और ये सिस्टम जो कनेक्टेड है वो क्या है, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्टेड है दैट इज B2 और ये सिस्टम कनेक्टेड है थ्रू रिजिड सपोर्ट। क्लियर है? अब मेरे को क्या बोल रहा, मैंने इस तरीके से पकड़ रखा, अब मैंने इसको छोड़ दिया, वी नो दैट ये क्या होगा, एक्सिलरेट करना स्टार्ट करेगा और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, क्यों एक्सिलरेट होगा ना, छोड़ दिया मैंने। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस मास पे नीचे होगा कुछ फोर्स लगेगा, इस पे टेंशन T होगा, नीचे इस पे तरीके का टेंशन होगा, यहाँ पे T1, सपोज मैं ये T1 ले रहा हूँ और इस स्प्रिंग पे होगा T1 और इसके नीचे होगा T1, है ना, स्प्रिंग सेम है तो T1 टेंशन होगा, तो टेंशन होगा T1 और इसके ऊपर जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, 2T1 के बराबर होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे हो ना? इस स्ट्रिंग पे मैंने टेंशन ले लिया T1 और इस स्ट्रिंग पे दो, नीचे की तरफ T लग रहा, नीचे की तरफ T लग रहा, टोटल 2T ऊपर की तरफ लग रहा है जो कि इस B2 के ऊपर लग रहा होगा। मींस B1 के ऊपर कौन सा टेंशन लग रहा है, T1। तो T1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो T1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे को पता होना चाहिए M1 और M2। तो M1 is 3 kg, M2 is 6 kg। Now see the solution, that tension is equal to 2 into M1 into M2 divided by M1 plus M2 into G, ये T1 की वैल्यू। तो दिस इज 2 इंटू M1 की वैल्यू 3 थी, M2 की वैल्यू 6 थी, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू G विच इज इक्वल टू 2 इंटू, मैं इसको लिख दूँ इस तरीके से लिखता हूँ सो दैट कि अभी कैंसिल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। 6 प्लस 3 इज 9, तो 3 एंड दिस इज 2, तो ये हो जाएगा 4G। ठीक है, G एज इट इज रह रहा, तो ये मेरे को T1 मिल गया। T1 मिला क्या, 4G न्यूटन। ऑप्शन में देखो T1 की वैल्यू, T1 कौन रीड कर रहा, T1 कौन रीड कर रहा, B1, T1 B1 रीड कर रहा, B1 रीडिंग ऑफ B1 इज 4 किलोग्राम वेट। किलोग्राम वेट दे रखा, न्यूटन नहीं दे रखा, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, G से डिवाइड करना होगा। मीन्स T1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई G। क्लियर है ना, 4 डिवाइडेड बाई G और ऊपर में G था तो ये G कैंसिल हो गया, तो ये न्यूटन में नहीं मिला, अब मेरे को केजी वेट में मिला। क्लियर है ना, मेरी बात समझ रहे हो? तो T1 की वैल्यू देखो 4 किलोग्राम ऑफ वेट आ गया, मींस दैट T1 की वैल्यू 4 किलोग्राम ऑफ वेट होगा। तो कौन सा ऑप्शन 4 किलो, T1 किसको रीड कर रहा, B1 को, 4.5 किलोग्राम ऑफ वेट, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, मींस ये ऑप्शन सही है। अब रीडिंग ऑफ B2, ठीक है ना, B2 की बात करते हैं। अब B2 ऊपर में आप देख रहे थे, B2 पे क्या लग रहा था, टेंशन 2 इंटू T1, है ना, तो 2 इंटू T1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 4 kgf। ठीक है, तो ये कितना होगा, 8 किलोग्राम ऑफ वेट। ठीक है, ये क्या है, 2T1 जो कि बेसिकली किस पे लग रहा, B2 पे लग रहा। तो देखो B2 पे कितना दे रखा है, 9.8, आया कितना, 8 आया, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर है? नाउ एक्सीलरेशन ऑफ M1 इज 9.8 अपॉन 3। M1 की एक्सीलरेशन मेरे को फाइंड आउट करना है। तो M1 की एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। तो वैल्यू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई दैट इज 6 प्लस 3 इंटू G। तो दैट इज कितना होगा, 3 माइनस 3 और ये 9 विच इज इंटू G। तो विच इज इक्वल टू G अपॉन 3। तो देखो ऑप्शन G अपॉन 3 है क्या, G अपॉन 3 है, मीन्स एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, G मीन्स 9.8 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन इसमें कौन कौन से सही हो गए,
ऑप्शन बी और डी ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे आया ना g/3 मीन्स 9.81/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे इसके? दैट इज बी और डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या दे रखा, अ फोकल लेंथ ऑफ द थिन कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है +10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अब यहां से ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन दैट इज -15 सेंटीमीटर। क्लियर है? नाउ in front of lens and a plane mirror kept 20 centimeter on the other side of shown in figure। और 20 सेंटीमीटर पे इस तरीके से प्लेन मिरर रखा हुआ। अब ऑप्शन में क्या दे रखे, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड द मिरर। तो लेट्स सी वन बाय वन ऑप्शन। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या दे रखा था, f दैट इज 10 सेंटीमीटर, u दे रखा था दैट इज -15 सेंटीमीटर। वी नो द लेंस फॉर्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो 1/10 माइनस 1/15। वाइल टेकिंग एलसीएम यू विल गेट 30, है ना, दैट इज 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/30। दिस इज 1/v, तो v की वैल्यू आ जाएगी +30 सेंटीमीटर। मतलब मेरे को पता लग गया क्या, +30 सेंटीमीटर। प्लस मीन्स क्या शो कर रहा, प्लस का मतलब हो गया कि लेंस के ये साइड में 30 सेंटीमीटर पे कहीं इमेज बनेगा। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ 30 सेंटीमीटर पे कहीं इमेज बनता तो होगा क्या, देखो 30 सेंटीमीटर में जो इमेज बनता यहाँ पे, वो इमेज तो बना नहीं। अब क्यों नहीं बना, क्योंकि प्लेन मिरर आ गए, लाइट कुछ इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से कन्वर्ज हो रहा होगा यहाँ पे, बट उससे पहले प्लेन मिरर आ गया। मीन्स यहाँ पे आपको कैसे मिल रहे, रियल ऑब्जेक्ट, मीन्स इमेज तो फॉर्म ही नहीं हुआ, एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर ही आकर के बनेगा इमेज। क्लियर है मेरी बात? कुछ इस तरीके का कंडीशन होने वाला। तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कैसा होगा, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो अब मिरर की बात करते हैं। एक्चुअली इमेज यहाँ 30 सेंटीमीटर बन रहा है, स्पेस तो 20 ही है, 30 मीटर बियॉन्ड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे इस मिरर के लिए होगा, प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट इज +10 सेंटीमीटर। क्लियर है? और यू नो दैट कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाते, जहां पे जितने सामने आप खड़े रहते हो इमेज बनता, उसी के जस्ट उतने ही पीछे बनता। मीन्स यहाँ पे इमेज डिस्टेंस होगा -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मैं मैग्निफिकेशन की बात करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को पता लग गया, क्या पता लगा कि द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स द मिरर। ऑब्वियसली अभी मैं बोला था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 30, लेकिन यहाँ तो मिरर आ गया, बना नहीं, तो कितना 20, तो 10 ये डिस्टेंस है, तो आगे भी होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड्स द मिरर। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड द मिरर, यहाँ से यहाँ 10, ये 10, टोटल 20, तो कुछ इस तरीके से इधर इमेज बनेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट। ठीक है ना, मैं एक रे इस तरीके से लिया, एक्चुअली रे डायग्राम बना नहीं है ये, है ना। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मीन्स 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। वो तो बन ही नहीं रहा, एक्चुअली मीट ही नहीं कर रहा, मिरर आ गया तो इधर ही बन रहा, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द फाइनल इमेज हैज मैग्निफिकेशन that is -2। let's see the magnification। अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन से, तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज व्हाट, दैट इज v/u। v की वैल्यू कितनी आई है लेंस में, 30, u कितनी थी, -50 विच इज -2। ये मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस आ गया। अब मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर की बात करता हूं मैं, दैट इज -v/u, माइनस v की वैल्यू कितनी है, -10, और u की वैल्यू कितनी है, 10। while solving you will get +1, means magnification of mirror is +1। अब दोनों के वजह से मैग्निफिकेशन दैट इज m इज इक्वल टू m ऑफ लेंस इंटू m ऑफ मिरर विच इज इक्वल टू दैट इज -2 इंटू 1 विच इज -2। what minus represent real, and real इमेज इज इन्वर्टेड। तो देखो ऑप्शन
द फाइनल इमेज हैज मैग्निफिकेशन -2। क्लियर है ना? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन नेटवर्क हैज 18 रजिस्टर, 18 रजिस्टर टोटल दे रखे, ईच इक्वल टू 3 ओम, मीन्स इसकी जो रजिस्टेंस की वैल्यू वो कितनी है? 3 ओम है ना? इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ रजिस्टर आर नॉट टू द सोर्स ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट, और ये सोर्स ऑफ ईएमएफ कितना 9 वोल्ट है। आर नॉट की वैल्यू कितनी होगी? आर इज 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1 ओम। क्लियर है? नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना स्टार्ट करो। तो देखो मैं बात कर रहा हूं इस सर्किट की, तो ये दोनों रजिस्टर किस में है? सीरीज में, आफ्टर वन अनदर, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R होगा। अब ये 2R इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट आप क्या लिखते हो? दैट इज 2R इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R। तो ये कितना हो जाएगा? 2R इंटू 2R एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाई 2 प्लस R 3R, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 2R अपॉन 3, दिस इज R इक्विवेलेंट। मतलब मेरे को पता लग गया, क्या पता लग गया? कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होने वाला है ये कितना होने वाला? टोटल 2R/3। 2R/3 के साथ ये नीचे एक आ रहा है और एक ऊपर आ रहा है, ठीक है ना? इसकी बात हम करेंगे 1 बाई 1, ठीक है ना? तो लेट्स रीड्रॉ द सर्किट, ठीक है? रीड्रॉ अगर आप सर्किट को करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? दैट रीड्रॉ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का सर्किट मिलने वाला है, वो कुछ ऐसा होगा। वो कैसा होगा? इसके जगह पे यहाँ पे एक रजिस्टर मिलने वाला, ये सारे 3 रजिस्टर को मिला करके दैट इज 2R/3, यही होने वाला है। नाउ आफ्टर 2R/3 ये इनको यहाँ पे ये सारे को हटा दो, ये सारे को हटा दो, यहाँ पे एक रजिस्टर बनने वाला है दैट इज 2R/3। सिमिलरली नीचे भी उसी तरीके से होने वाले हैं और ये भी मिलने वाला 2R/3, ठीक है ना? और ये भी बनने वाला, ये 3 को मिला करके 2R/3। क्लियर है? मीन्स सर्किट आप देख सकते हो, इन 3 को मिला करके 2R/3, इन 3 को मिला करके 2R/3। सिमिलरली उसी तरीके से उधर भी होगा। तो अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। ठीक है, देखना आप सर्किट। ठीक है, इस तरीके का, ये R, ये R, ये R, बट ये 2R/3, ये 2R/3, ये R, ये R, ये R, ये 2R/3, ये 2R/3, ठीक है ना? और इसके साथ आपको सेल कनेक्टेड है और इधर एक रजिस्टर और कनेक्टेड है R0, जिसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर रखा 1 ओम आया। अब यहाँ के बाद आप देखोगे, यहाँ के बाद देखोगे ये दोनों किस में है? सीरीज में है। सीरीज में 2R/3 है, 2R/3 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4R/3, और ये कितना होगा ये दोनों का? दैट इज 4R/3। यू कैन सी ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, ये R और ये R, आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, दैट इज एडवांस बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज के कंडीशन। मींस अगर करंट I यहाँ से इन कर रहा है या I1 इन कर रहा है, यहाँ से I2 इन कर रहा है, ठीक है? नेट करंट अगर I आ रहा था तो I1 और I2 इन कर रहा है, तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से भी निकलेगा I2 और यहाँ से भी निकलेगा I1। मींस इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है? विथ स्टोन एडवांस बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का कंडीशन है, तो ये दोनों रजिस्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 4R/3 एंड R/3, ये किस में है? सीरीज में है, और ये भी एक R है। तो मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो R इक्विवेलेंट आएगा दैट इज 4R/3 प्लस 2R। 2R क्यों? ऊपर भी R है, नीचे भी R है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल? दैट इज 4R प्लस 6R/3 विच इज 10R/3, R इक्विवेलेंट। ये किसका आया? ये आया ये साइड का, मीन्स ऑफ दिस साइड,
ये साइड का आर इक्विवेलेंट आया। सिमिलरली उसी तरीके से ये साइड भी है और वो दोनों पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट डैश कितना आएगा, दैट इज 10r/3 डिवाइडेड बाई 1/2। क्लियर है ना? आपको मालूम है दोनों सेम रजिस्टर होते हैं, दो रजिस्टर सेम है, पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो डिवाइड कर दो दैट नंबर से, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 5r/3। और आपको मालूम है r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 इंटू आर की वैल्यू 3 ओम दे रखा है, ठीक है, तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज नथिंग बट 5 ओम। ये आर इक्विवेलेंट डैश आ गया, मतलब मेरे को पता लग गया 5 ओम ये सारे कॉम्बिनेशन का था और ये 1 ओम का है, तो आर टोटल मेरे को मिल गया दैट इज 6 ओम। क्लियर है ना? नाउ मेरे को कैलकुलेट करना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, 1.5 एम्पियर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, विच इज 7.5 वोल्ट। लेट्स सी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज ए एंड बी, है ना, डायग्राम में देखो यही दे रखा है, ए और बी, सॉरी उल्टा दे रखा है ना, उल्टा मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच जो आर इक्विवेलेंट था वो कितना था, ये था 5 ओम। और आई सर्किट में ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज 1. कंडीशन अब इस तरीके का हो गया, ये R0 जो कि 1 ओम कैलकुलेट कर रखा और ये 5 ओम का है, और इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है 9 वोल्ट का। इसमें करंट जो हमने निकाला 1.5 एम्पियर का निकाला। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू 1.5, आर की वैल्यू कितना आया था 5, दैट इज 7.5 वोल्ट, ठीक है ना, 7.5 वोल्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 7.5 वोल्ट है, ऑप्शन देखो 7.5 पोटेंशियल डिफरेंस across AB is 7.5, option B is also correct option. Now next, electrical power dissipated in R0 is 2.25. Let's see electrical power dissipated in R0. R0 ये है, इसमें करंट कितना आ रहा है, जो करंट 1.5 है, तो पावर इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1.5, इसका स्क्वायर इंटू आर की 1, ठीक है, 1.15 2.25 दैट इज वॉट। ऑप्शन दे रखा ये पावर इज इक्वल टू 2.25 दे रखा, देखो ऑप्शन चेक कर लो आप, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड R0 is 2.25. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड इन नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी, यहाँ और यहाँ के बीच में बोल रहा पावर डिसिपेट कितना होगा। वी नो इन दोनों के बीच में जो हमने आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करा था वो कितना कैलकुलेट करा था, 5 ओम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है, यही होता ना पावर का फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। तो देखते हैं पावर का फॉर्मूला, आई स्क्वायर मीन्स आई कितना था, दैट इज 1.5, आर की वैल्यू कितनी है 5। वाइल सॉल्विंग, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 11.25 वॉट। हमारा ऑप्शन कितना है 12.25 विच इज रॉन्ग, ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन करेक्ट है, कौन कौन से, ए बी सी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन किस पे है, क्या है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस m1 2 kg, एक बॉडी है, ठीक है, जिसकी मास दे रखी है 2 kg एंड दूसरा सेकेंड बॉडी हैविंग मास 1 kg आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और उनकी दोनों की वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे की तरफ है, इन सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे विथ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मीन्स 2 kg मास जो होगा उसका 12 मीटर पर सेकेंड होगा, 1 kg मास होगा उसका 6 मीटर पर सेकेंड होगा वेलोसिटी, बस उनकी वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के साइड में है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में नहीं है। द बॉडीज कैन बी
एज्यूम एज अ पॉइंट मास, छोटे मास की तरह आप उसे ट्रीट कर सकते हो। आफ्टर सम टाइम द टू बॉडीज अंडरगो इलास्टिक कोलिजन, थोड़े टाइम के बाद बॉडी क्या करती है, इलास्टिक कोलिजन को करती है, ठीक है। नाउ आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या कंडीशन होंगे, दैट वी हैव टू मैच, राइट। लेट्स सी क्या बोल रखा, m1, ठीक है, और m2, दो बॉडी हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं u1 ले रहा हूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u2 ले रहा हूं, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन दे रखा था, क्या कंडीशन दे रखा था, दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो मैं बात करूं इस m2 की, ठीक है, तो m2 इधर आ रहा होगा u2 की स्पीड से, क्लियर है, सेम लाइन में आ रहा, तभी कोलिजन होगा। नीचे ऊपर होगा तो चले जाएंगे, कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसके कंडीशन दे रखे हैं, m1 की मास 2 kg है, m2 की मास 1 kg है, चलो ठीक है, ये भी लिख देता हूं, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 1 kg। नाउ इसकी वेलोसिटी दे रखी 12 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी दे रखी 6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता वो, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब बोलोगे सर ये v1 v2 क्या, u1 u2 तो मेरे को नजर आ रहा है कि वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन मींस टकराने के बाद ये अगर कोलाइड कर गए तो इनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी, अगर मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बना दूं, ठीक है, आफ्टर कोलिजन की डायग्राम मैं बना दूं, वी आर नॉट नोइंग कि किस तरफ जाएगा कैसा जाएगा, बट m1 m2, ठीक है ना, और इसकी कुछ वेलोसिटी बोल दूं, इसकी v1 है और इसकी v2 आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो देखो मैंने बोला क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडी की क्या होगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू कितनी है 2 kg, u1 की वैल्यू कितनी है 12 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 1 kg, u1 u2 की वैल्यू कितनी है दैट इज -6। वाई -6, इस कोलिजन में हमें देखना पड़ता है साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट्स वाई माइनस साइन। m1 की वैल्यू कितनी है 2 kg, दैट इज v1 प्लस 1 इंटू v2। अब देखो ये कितना होगा 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। तो यहाँ पे मेरे को एक्सप्रेशन दिख रहा है 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 18, दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको मालूम होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय E, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मींस v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। और ये इलास्टिक कोलिजन दे रखा है तो E की वैल्यू क्या होने वाली है 1। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ठीक है। तो v1 u1 की वैल्यू क्या है 12, u2 की वैल्यू क्या है -6, तो ये आपको मिल रहा है 18, दिस इज इक्वेशन 2, व्हाट इज v2 माइनस v1। तो देखो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या आएगा 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 18 और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 18। मेरे को साइन चेंज करना होगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये 18 कट गया इक्वल टू 0 और यहाँ से v2 कट गया, मीन्स मेरे को मिल रहा है क्या 3v1 इज इक्वल टू 0, मीन्स v1 की वैल्यू क्या आ गई 0, v1 की वैल्यू 0। लेट्स चेक द ऑप्शन, द टू बॉडीज नियरली एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, ठीक है। अब मेरे को v1 की वैल्यू मिल गई, m1 कम टू रेस्ट, m2 मूव विथ स्पीड 18 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, ठीक है, एंड m1 एंड m2 मूव विथ सेम स्पीड बट दे रिवर्स देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेट्स सी, ठीक है, मेरे को m1 का वेलोसिटी मिल गया है ना v1, v2 की मैं बात करूं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मैं लिख रहा हूं v2 को, v2 इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज 18 प्लस v1, तो v1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। और ये पॉजिटिव साइन है, यू कैन सी
दैट इज 18 प्लस 0, पॉजिटिव साइन है मीन्स ये राइट वाइड की तरफ मोशन करेगा, मीन्स v1 क्या होगा, v1 की वेलोसिटी 0 होने वाली, v2 की वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड होने वाली है और वो इस डायरेक्शन में होने वाली, राइटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन यही शो करता है। तो देखो अब सॉल्यूशन को चेक कर लो, ठीक है। टू बॉडीज नियरली एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं, एक्सचेंज तो करेंगे ही नहीं, अलग अलग वेलोसिटी, v1 रेस्ट पे आ जा रहा है, ठीक है। m1 कम टू रेस्ट, राइट, एग्जैक्टली m1 रेस्ट पे आ जा रहा है जो v1 हमने कैलकुलेट किया। देन m2 मूव विद द स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, ऑब्वियसली v2 जो आया था, है ना, v2 आया था ना, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड राइट की तरफ, तो होगा दैट ऑप्शन b is the correct and c is the correct. Last m1 and m2 move with the same speed but reverse their direction, obviously not, ठीक है, तो ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन मेरे को कौन कौन सा सही मिला, b and c। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन, जो मैंने 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर है ना। सो सारे का ऑप्शन मैंने बताया, सीक्वेंसिंग में किस तरीके से सॉल्व करना था, यू कैन मैच कि आपने कितना सही करा एंड कितना गलत करा। दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस दैट प्रोवाइड, क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच।